या सो आई सेड यू कि अगर आपने लिक्विड को अगर मान लो आपने सॉलिड को हीट किया, अगर आपने इसको हीट दी तो ये किस में पहुंच गया? लिक्विड में। आपने लिक्विड को हीट दी तो ये किस में पहुंच गया? गैस में। आपने गैस को हीट दी और ये हीट बहुत ज्यादा होती है बेटा। इट्स हीट इज लाइक, मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया ना तो 4000 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही इसका टेम्परेचर जाता है। मतलब इतनी हीट पे ये जाकर के आयनाइज्ड होती है। इतना आसान काम नहीं है गैस के मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट बनाना या उसके एटम को उसके या आयंस को उसको आयनाइज कर पाना। गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी सेपरेटेड होते हैं तो उसमें ब्रेकिंग की कोई पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। देखो ब्रेकिंग तो वहां पर होती है जैसे सॉलिड में बॉन्डेड एलिमेंट्स होते हैं, जो भी एटम होते हैं एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। तो यहाँ पर तो ब्रेक करना इजी है। आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी अगर कोई मेटल नहीं है, मान लो अगर कोई नॉर्मल चीज है तो लिक्विड में बन जाएगी वो। लेकिन अगर आप गैस को अगर आप फॉर्मेट में चेंज कर रहे हो आयनाइजेशन के फॉर्मेट में, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। और ये इतनी जल्दी नहीं होता। इट्स 4000 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है इसका टेम्परेचर। तो अगर ये गैस आयनाइज्ड हो गई, मतलब अगर गैस नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन में फॉर्म्ड हो गई तो उसको हम आयनाइज्ड गैस के फॉर्म को ही हम बोलते हैं इस सब प्लाज्मा। तो बेटा होता क्या है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि होता क्या है। आपने अगर बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, मेरे को अभी नहीं पता, शायद आगे है बोर का मॉडल, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बताया जरूर गया होगा। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं बोर का मॉडल। बोर का मॉडल जो कहता है ना, बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग क्या आपकी थियरी है, पहले उसकी थियरी को मैं बताता हूं। और प्रीवियस क्लास में मैंने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, लेकिन अगर जिसको नहीं आता प्लीज ध्यान से समझना बात को। मान लो किसी एटम के अंदर ये सेंटर है, ठीक है। अब इसके बाहर बहुत सारी सेल्स होती हैं। आपको सेल्स के बारे में डेफिनेटली 7th 8th क्लास में बताया गया होगा। यहां पर बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है, और डिफरेंट ऑर्बिट्स होती हैं। अलग अलग सेल्स में अलग अलग ऑर्बिट्स होती हैं। तो होता क्या है बेटा कि यहां पर क्या होता है कि सेंटर पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जो निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके ऑर्बिट के सर्कुलेटरी मोशन करता है। इसकी मतलब इसके जो भी रेडियस के चारों तरफ यानी कि 2πr में पूरे पूरे में मूवमेंट होती है इसकी। ऐसे ये चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। 2πr में नहीं, एक्चुअली जिस उस वक्त जिस एक्सिस पर है उसके 2πr है मान सकते हो, क्योंकि एटम जो होता है वो स्पेरिकल शेप में होता है। तो अब यहां पर क्या होता है, मूवमेंट होती है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इसको अगर कोई भी एनर्जी अच्छी खासी मिल जाए तो अपनी एनर्जी स्टेट को छोड़कर ये फर्दर वाली एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाई द एनर्जी स्टेट विल बी हाई। वाई एनर्जी स्टेट विल बी हाई इफ इलेक्ट्रॉन अगर आगे मूव करेगा यानी आगे ऊपर की तरफ जाएगा तो क्यू एनर्जी स्टेट इसकी ज्यादा हो जाएगी, क्यू की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। बिकॉज अभी तक इलेक्ट्रॉन जो था पॉजिटिव के नजदीक था। अब पॉजिटिव के नजदीक होने के बाद जब ये बाहर की स्टेट में जाएगा तो इसके पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। एनर्जी ज्यादा होने का मतलब अब इसके पास अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा नहीं है और ये फ्रीली मूव करने के लिए स्वतंत्र है, तो आराम से मूव कर सकता है। तो जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी ये अपनी फर्दर स्टेट में चला जाएगा यानी ज्यादा एनर्जी स्टेट में। और थोड़ी सी एनर्जी मिल गई तो इस वाले स्टेट में चला गया, थोड़ी और एनर्जी इसको मिल गई तो मान लो इस वाले स्टेट में चला गया। लेकिन अगर इसको इसके प्रॉपर एनर्जी मिल गई, जिस वजह से ये प्रॉपर एनर्जी है, इसके इक्विवेलेंट एनर्जी मिल गई जितनी इसको चाहिए और जिस वजह से मूव कर रहा है इस एटम के अंदर, तो ये एटम को छोड़ करके बाहर की तरफ भाग जाता है। और जैसे ही एटम को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ भागेगा, इस इलेक्ट्रॉन तो यहां पर आयनाइज्ड हो चुका है, ये नेगेटिव चार्ज के साथ आएगा। और अभी तक एटम जो था वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को लेकर के बैलेंस्ड था। मान लो कोई सोडियम एटम था तो सोडियम एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन थे। थोड़ा सा मैं रिकॉल ही कर रहा हूं पिछली क्लास को, तो प्लीज ध्यान से सुनना, ये बोर का मॉडल भी है ये, और आगे आपको पढ़ना पड़ेगा ये। अब अगर एक यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, चार्ज जिसके बैलेंस थे, चार्ज बैलेंस होने की वजह से न्यूट्रलाइज्ड चार्ज होते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। इसके ऊपर सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा जाता। लेकिन मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर जाए तो बचा इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन बचा है 11। अब 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 प्रोटॉन को बैलेंस कर देंगे, लेकिन एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। अब एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होने का मीनिंग है कि एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा और सेंटर पर अब इसको पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करोगे और इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दोगे। दिस इज द
मेन थिंग जो बोर का मॉडल है, बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन का निकलना भी पॉसिबल होता है। तो यही मॉडल है। मॉडल आपको पढ़ाया जाएगा, आगे भी मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं क्योंकि अभी यहां पर आयनाइज्ड गैस का फॉर्मेशन है, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो क्या होती है, यहां पर आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन करता क्या है बेटा, ये एनर्जी को कैप्चर करता है, एनर्जी कैप्चरिंग होती है इसमें, एनर्जी कैप्चरिंग करके ही ये फर्दर एनर्जी स्टेट में जाता है। बाहर वाली एनर्जी स्टेट हमेशा ज्यादा ज्यादा फ्रीली मूव करेगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्रीली मूव करेगा, यहाँ की एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। अब कोई भी इंसान है तो अपनी एनर्जी स्टेट को अपनी अगर एनर्जी उसके पास है प्रॉपर, अगर वो मूव करना चाहता है तो बाहर की तरफ स्वतंत्र होकर जाना चाहता है, भागना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही करता है, ये आउटर ऑर्बिट की तरफ भागता है क्योंकि इसको ज्यादा एनर्जी की तरफ जाना होता है। अब क्या होता है, जैसे एनर्जी मिलती है प्रॉपर ये छोड़ के चला जाता है और यहाँ पर आयनाइजेशन स्टेट का फॉर्मेशन मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर आ जाता है। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन भी हो गए और इलेक्ट्रॉन भी हो गया, दोनों चीजें हो गई। अब देखो, ये तो हुआ बोर का मॉडल। होता क्या है प्लाज्मा के अंदर, अब मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं। बोर का मॉडल मैं बताया क्योंकि ये प्लाज्मा में होगा तो आपको वहां पर ये चीजें सीखनी पड़ेंगी और ये चीजें पता होनी चाहिए। अब प्लाज्मा में क्या होता है बेटा, आपने अगर मान लो इस कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड लिया था, लिक्विड को लिया था, लिक्विड को आपने मान लो 100 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर दिया, एक मान लो जनरल बात मैं कर रहा हूं, तो ये मान लो गैसियस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया और ये वेपर बन गया, आपने इसको अंदर ऐसे पैक करके रखा हुआ है, ये गैसियस फॉर्म में अंदर है। ठीक है, ये गैस फॉर्म में है। अब इसको आपने टेम्परेचर फिर से देना स्टार्ट किया, नीचे से आपने 2000, 3000, 4000 तक का टेम्परेचर आपने इसमें डाल दिया। अब 4000 तक का टेम्परेचर जाएगा तो ये गैस का फॉर्मेशन जो होगा, ये गैस, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि जो बोर का मॉडल है वो कैसे आयनाइज होता है बेटा, जब उसको एनर्जी मिलती है, प्रॉपर एनर्जी मिलती है और एनर्जी कैप्चरिंग के द्वारा ही वो आउटर स्टेट में जाता है। आउटर स्टेट में तब जाता है जब एनर्जी मिलती है इसको, एनर्जी मिलने के बाद ठीक बाहर वाली स्टेट, ठीक बाहर वाली स्टेट, ठीक बाहर वाली स्टेट, और एनर्जी मिली तो एकदम बाहर वाली, मतलब खत्म ही हो गई। तो एनर्जी मिलती है जैसे, वैसे ही ये आयनाइज्ड होता है। तो एनर्जी का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इस आयनाइजेशन फॉर्म में देखो, आयनाइज्ड गैस का फॉर्म देखो, तो गैस को भी हम नीचे से हीट दे रहे होते हैं। तो हीट जो होती है इसमें थर्मल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती रहती है। बेटा प्लीज राइट डाउन भी करते रहना और मैं आपको इसका लेक्चर रिकॉर्डेड भी दूंगा तो आप उसमें भी देख सकते हो। ये थर्मल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। अब थर्मल एनर्जी जब प्रॉपर तरीके से पहुंच जाती है, एक तरीके की थर्मल एनर्जी उतनी हो जाती है कि इसके एटम्स अपने ऑर्बिटल्स को छोड़ करके, इलेक्ट्रॉन छोड़ करके ऑर्बिटल्स को, वो सीधे बाहर चले जाएं, एनर्जी कैप्चर करके आउटसाइड चले जाएं। होता क्या है, यहां पर मान लो एक कोई एयर का या जो भी गैस है उसका एटम है। अब इसमें भी सेम चीज होती है जो इस बोर के मॉडल में मैंने दिखाया है। मान लो सेंटर पे प्रोटॉन से, बेटा एक ही प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मैंने आपको दिखाया है क्योंकि आपको समझाने के लिए। तो मान लो सेंटर पे प्रोटॉन और बाहर की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलर चीज यहां पर भी होगी बेटा, सिमिलर चीज होगी। यहां पर एनर्जी जैसे मिलेगी, इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़कर भाग जाएगा और वो भी इसी कंटेनर के अंदर कहीं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा क्योंकि कंटेनर से बाहर तो जा नहीं सकता, तो कंटेनर के अंदर कहीं मूव कर रहा होता और यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज भी हो जाएगा क्योंकि एटम जो होगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब इस पे दो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तीन, लेकिन दिखाया हमेशा एक ही पॉजिटिव चार्ज है। 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तब भी ऐसे पॉजिटिव दिखाओगे, चाहे 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, चाहे 12 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, चाहे जितने इलेक्ट्रॉन निकाल दें, लेकिन ऐसे ही पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा और एक ही एटम होगा। अगर मान लो आपके पास एक ऐसे नॉर्मल एटम है, ठीक है, हमने क्या किया, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और फिर से इसको कंटेनर में ले लिया, तो क्या होगा, प्रोटॉन का फॉर्मेशन, प्लस चार्ज का फॉर्मेशन तो एक ही होगा क्योंकि एटम तो एक ही था आपके पास, तो ये तो प्लस एक ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन 3 डिफरेंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बैलेंस करने के लिए आप 3 पॉजिटिव लगा दो, क्योंकि एटम एक ही है तो आपको एक ही एटम यहाँ पर टी नोट करना है। ठीक है, तो मेरा बताने का मतलब वो था। अब जैसे ही थर्मल एनर्जी मिलती है, होता क्या है, थर्मल एनर्जी मिलने के बाद प्रॉपर कंजर्वेशन के बाद ये अपनी फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देता है आयनाइजेशन फॉर्म में और ये गैस जो होती है आयोनाइज्ड हो जाती है। एंड
द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। प्लाज्मा मैटर वही होता है जो गैस का आयनाइज्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, तो आपके सराउंडिंग के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्लाज्मा मैटर को डिनोट करती हैं। पहला है, मान लो स्टार्स। स्टार्स के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत, आपको पता होगा, बहुत बचपन से आप जानते हो कि स्टार्स जो होते हैं वो सन से भी, बहुत सारे स्टार तो सन से भी बड़े होते हैं। तो ये स्टार्स की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और टेम्परेचर होने की वजह से ही इसमें तो बहुत बहुत ज्यादा 20-20, 25-25 हजार तो नॉर्मल होता है इसका टेम्परेचर। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, जितना हमें चाहिए 5000 7000 चाहिए मान लो, उससे बहुत बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, जिसकी रीजन की वजह से इसकी जो गैस फॉर्मेट है या जो गैसियस सिस्टम है इसका आयोनाइज्ड रहता है। आयोनाइज्ड रहता है हमेशा। जो स्टार्स होते हैं इसमें हमेशा आयोनाइज्ड फॉर्मेट होती है गैस की, जिसकी वजह से ही हम स्टार्स को बोलते हैं प्लाज्मा। स्टार्स एक प्लाज्मा है। स्टार जो भी है वो क्या है, एक प्लाज्मा है, ठीक है। वैसे ही ये सब चीजें पिछली क्लास में बताई हैं, इसलिए मैं आपको अनम्यूट नहीं कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनते रहना। अगर कोई डाउट है तो लास्ट में हम क्लियर कर देंगे। एक जैसे सन है, तो सन भी एक प्लाज्मा है। सन भी एक प्लाज्मा है। सन का जो पार्ट है, जो आपको मिल रहा है, जो आपको रोशनी मिल रही है, वो सन से आ रही है। और ये सन का जो मैटर है, जो भी इसके अंदर पार्ट है, वो सारा प्लाज्मा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है, इसकी जो गैसियस फॉर्मेट्स हैं, जो भी गैस फॉर्म है, वो इसमें आयनाइज्ड हो चुके हैं। गैस ही आयनाइज्ड हो गए, क्योंकि कुछ और बचा ही नहीं। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो सॉलिड तो बचा ही नहीं, लिक्विड तो बचा ही नहीं, गैस तो बचा ही नहीं, तो फिर आयनाइज्ड फॉर्म ही है। तो सारा का सारा सन का जो पार्ट है वो आयनाइज्ड फॉर्म है। तो ये कह सकते हो होल सन इज अ प्लाज्मा। आई होप कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बिकॉज इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट द प्लाज्मा। तो आपको मैंने एक बेसिक एग्जांपल भी दे दिया बोर थ्योरी के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्लाज्मा, अगर हम बात करें, एक चीज हमें लिखा देता हूं, इसको आप सभी नोट करना, क्योंकि मे बी देयर विल बी सम क्वेश्चंस। अच्छा, मैं थोड़ी देर के अनम्यूट कर लेता हूं आपको, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता देना, ठीक है। 2 मिनट के, लेकिन मैं 2 मिनट से 3 मिनट ही दूंगा, तो प्लीज बताना जल्दी से। हाँ बोलो बेटा। सर एक डाउट है बेटा सबसे पहले भौमिक शर्मा थर्मल एनर्जी। यस यस, क्या? कैन यू एक्सप्लेन थर्मल एनर्जी? बेटा थर्मल एनर्जी इज अ हीट फॉर्मेशन। अगर आपने हीट को दिया है, मतलब आपने हीट से थर्मल एनर्जी दी है। थर्मल एनर्जी, एनर्जी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होती है। आप दौड़ रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी, आपको हीट मिल रही है तो दैट इज थर्मल एनर्जी। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी से अगर कोई चार्ज मिल रहा है तो दैट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अलग अलग टाइप की एनर्जीज होती है, उसी में एक थर्मल एनर्जी पार्ट है। हीट दे करके, हीट देना होता है, वहां पर थर्मल एनर्जी का पार्ट है। आगे बोलो बेटा, कोई और क्वेश्चन हो? सर और स्टार्स प्लाज्मा होते हैं तो उनमें सर अगर गौरी गुप्ता इलेक्ट्रॉन भी 11 है और प्रोटॉन्स भी 11 है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो सर दूसरा प्रोटॉन भी निकल जाता है कि क्या होता है सर? मेरे को समझ में नहीं बेटा आया। अगर प्रोटॉन निकल जाता तो पॉजिटिव चार्ज क्यों आता? फिर तो वो फिर से न्यूट्रल हो गया। अगर आप समझो इस बात को, मैंने बताया था आपको यहाँ पर कि 11 इलेक्ट्रॉन, ये चीज कल भी बताई थी, आप वीडियो देखना। 11 अगर मैंने बताया 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, आपके घर में 11 लोग हैं और 11 सर्वेंट्स हैं आपके, जो आपको कवर कर रहे हैं। अब 11 लोग हैं, 11 सर्वेंट्स हैं, मतलब कि एक सर्वेंट एक बंदे के लिए बना हुआ है। अब आपके घर में अगर एक कोई व्यक्ति या फिर रहने वाला कोई पर्सन आपके घर से कहीं चला जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आपके घर से कहीं मूव कर जाता है, कहीं बाहर भाग जाता है, तो 11 प्रोटॉन यानी कि 11 सर्वेंट तो अभी भी बचे हुए हैं। तो 10 लोगों की सेवा में तो 10 सर्वेंट लगेंगे। इसीलिए अनम्यूट नहीं करता। आप 9th क्लास के बच्चे लगते ही नहीं हो यार। अब 10 प्रोटॉन तो 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देंगे, लेकिन एक प्रोटॉन जो होगा वो एक्स्ट्रा रह जाएगा, यानी कि एक सर्वेंट आपके घर में एक्स्ट्रा रह जाएगा। इसीलिए उसी का सिंबल डिनोट कर देते हैं। अब चाहे 5 सर्वेंट रह जाए, चाहे 12 सर्वेंट रह जाए एक्स्ट्रा, लेकिन डिनोट हमेशा एक ही पॉजिटिव से करेंगे, क्योंकि घर तो एक ही है। ओके सर, थैंक यू। बोलो बेटा, बोलो। थर्मल एनर्जी अगर 10 इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से वो वाला फिर समझा देंगे। क्या हमेशा एक ही प्रोटॉन रहता क्या क्या है, हमेशा एक ही थर्मल बेटा एक एक करके पूछो ना, जल्दी पूछो बेटा, बताओ। सर मैं कह रहा हूँ अगर प्रोटॉन रहेगा। बेटा सौभाग्य शर्मा बिल्टेल, जल्दी बोलो क्या क्वेश्चन है बेटा। सर आपने सर थर्मल एनर्जी के बाद सर बताया था सर, एक अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन हो सर एक ही प्रोटॉन रहेगा सर, उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं? बेटा बस मैं जानने के लिए बताया था मैंने कि कितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो, एटम तो एक ही है ना।
सेंटर तो एक ही है, तो एक ही बार आप उसको दिखाओगे, भले ही उसमें 5 पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, लेकिन अगर एक ही एटम से 5 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं बेटा, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो दिखा दोगे अलग अलग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कंबाइंड नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाओगे आप नेगेटिव चार्ज से। लेकिन जो ये पॉजिटिव वाला होगा, ये इसका काम बहुत ज्यादा आने वाला है अभी, इसीलिए मैंने इसको स्पेशली बताया हुआ है, अभी आगे डेफिनेशन में इसका काम आएगा। बेटा प्लीज यार, क्या कर रहे हो यार, मैं म्यूट कर रहा हूँ फिर से, ठीक है बेटा प्लीज यार, बेटा बोलो। सर सॉलिड को हीट करके लिक्विड बनता है और लिक्विड को हीट करके गैस बनता है सर, फिर गैस को हीट करके क्या बनता है? बेटा वही तो क्वेश्चन है, वही तो प्लाज्मा है, वही तो डिसाइड करके मैं 3 दिन से बता रहा हूँ कि प्लाज्मा क्या होता है। जब गैस को आप हीट करोगे तो आयनाइज हो जाएगी। समझ में नहीं आ पाया सन को बॉल ऑफ गैस भी कहते हैं सर, व्हाट इज थर्मल एनर्जी? बेटा देयर विल बी एक्स्ट्रा क्लास इफ यू आर आस्किंग अबाउट द प्लाज्मा, आई विल टेकिंग द एक्स्ट्रा क्लास बिकॉज़ देयर इज समथिंग कि हमें मैं बढ़ा नहीं पा रहा हूँ सिलेबस को, तो आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, सो प्लीज म्यूट योर माइक। बेटा प्लीज म्यूट योर माइक, आई विल बी टेलिंग। मेरे को नहीं पता है कि हु इज द साइंटिस्ट फॉर दैट, आई एम नॉट आस्किंग द साइंटिस्ट। सर व्हाट इज थर्मल एनर्जी? थर्मल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट एंड यू हैव नॉट टू, अगर एनर्जी को किसने खोजा, तो आप बोलो एनर्जी किसने खोजा, कैप्चरिंग किसने खोजा, तो इट्स नॉट अ थिंग कि आपको हर चीज को खोजने वाले का नाम पता हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट। तो प्लाज्मा तो मेरे को नहीं पता वैसे, लेकिन अगर आपको जरूरी है जानकारी जानना तो आई विल बी सर्चिंग, क्योंकि मैंने ये चीज कभी पढ़ी नहीं है ऐसे कि प्लाज्मा को किसने खोजा, ये सब कोई जरूरत नहीं है उस चीज को जानने की, मुझे लगता है। Excuse me, sir. उसके बाद थर्मल, बेटा प्लीज वेट, आई एम जस्ट सॉल्विंग द थर्मल एनर्जी क्वेश्चन, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। थर्मल एनर्जी वो होती है बेटा जो हीट के फॉर्म में आती है। जैसे आपने हीट दी है, अगर मान लो आपके घर में कढ़ाई है, कढ़ाई के पास जो भी आपने, अगर मान लो इसके अंदर गर्म हो रही है चीजें, मान लो तेल गर्म हो रहा है, आपने कढ़ाई को ऐसे रख दिया है, ठीक है, अब आपने यहाँ पे कलछुल रख दिया, कलछी जो भी आप बोलते हो, अगर कलछी आपने पकड़ा हुआ है हाथ से, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपके हाथ से पकड़ी हुई कलछी भी गर्म हो जाएगी, और क्योंकि ये भले ही वो टेम्परेचर के अंदर नहीं है, भले वो इसकी कढ़ाई के अंदर नहीं है, लेकिन इसका पार्ट आगे वाला कढ़ाई के अंदर है बस, और पूरा पार्ट नहीं है, लेकिन गर्म ये भी हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पर फ्लो होता है, थर्मल हीट का ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर ही होती है थर्मल एनर्जी का एक पार्ट, ठीक है। जो फ्लो ऑफ हीट होती है उसी को ही बोलते हैं थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी मतलब हीट मिल गई, हीट से यार इट्स अ नॉर्मल थिंग यार कि हीट मिल गई और हीट ही एक थर्मल एनर्जी। क्या बेटा? ओके, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? सर सन और स्टार एक प्लाज्मा है, तो उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं? यस बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स तो हर जगह होते हैं, हर चीज मैटर है आपकी तरफ, तो हर जगह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, तो आपको वो चीज तो पूछनी नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो अभी जो भी है ठीक है, तो मैं म्यूट कर दिया है मैंने, आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको कुछ लिखना है, वो चीज प्लीज आप लिखना। यार म्यूट नहीं हुआ क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, अभी मैं कुछ लिखा रहा हूँ, वो पॉइंट्स भी लिखना। यूनिवर्स इज बेटा देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्किंग इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम आल्सो, तो प्लीज राइट इट डाउन और स्टार करके भी लिखना, इसको आपको याद भी होना चाहिए। अब बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। यूनिवर्स इज मोस्टली मेड अप ऑफ stars and suns, ओके। सन्स तो मान लो एक ही है, तो स्टार्स से ही बने हुए थे, ठीक है। सो एक चीज लिखना है, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ स्टार्स एंड सन। सन तो एक ही होता है, लेकिन आप लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो सबसे ज्यादा यूनिवर्स का जो पार्ट होता है, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड का पार्ट जो भी होता है, वो सारा इसी स्टार से मिलकर के बना हुआ होता है। एंड वी नो whole star is a plasma, okay। it means universe is also made up of plasma, okay। 99.99% of universe is made up of प्लाज्मा, ओके। 100% लगभग इतना होता है प्लाज्मा, पूरा पार्ट ही लगभग
प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कल एक एग्जांपल लिया था आपको, मैंने एक एग्जांपल बताया था, दूसरा एग्जांपल मैंने बोला था वो भी बताऊंगा, तो मैंने वो भी एग्जांपल आज बता देना है। तो एक क्लाउड का एग्जांपल था, क्लाउड में पॉजिटिव का तो मैंने बताया था। बेटा प्लीज डोंट रेज योर हैंड राइट नाउ, आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, आई विल बी गिविंग यू द टाइम, ओके। तो मैंने बताया था कि जब भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड, मतलब अगर डिफरेंट क्लाउड्स होते हैं, अगर क्लाउड की क्वालिटी जो डिफरेंट होती है, अगर वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या मूव करते हैं क्रॉस करके, तो उनमें डिफरेंट चार्ज आता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाता है। तो मैंने कल पॉजिटिव के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, ठीक है। तो मान लो हम पहले एक बार पॉजिटिव का मैं बताता हूं कि फिर से एक बार आपको पता हो चल जाएगा कि, तो पॉजिटिव का डिस्कशन किया था। मैंने बोला जैसे बोर मॉडल है, एकदम सेम आप बोर मॉडल को अगर आपने देखा, मैंने जो अभी बोर मॉडल ऊपर बताया हुआ, अगर आपको बोर मॉडल आ गया तो आपको कोई दिक्कत इस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बैलेंस में नहीं आने वाला है। तो अगर हमने बोला क्या था कि मान लो ये जो क्लाउड्स हैं, तो क्लाउड्स में क्या होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि ये मान लो डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ये बहुत पहले से हमने एबोनाइट्स वगैरह पढ़ी हुई हैं, एबोनाइट्स को सिल्क पे रगड़ते हैं तो चार्जेस आते हैं, उनमें कुछ पॉजिटिव होते हैं, उसके जो अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसके अपोजिट वाले पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो 6th क्लास 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इस पे, ठीक है। अब चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है बेटा कि हम देख सकते हैं कि इस पे पॉजिटिव आ गया, और मान लो जो भी यहाँ पर एटम है, बेटा आवाज आ रही है कि नहीं, प्लीज चैट बॉक्स में बता देना प्लीज, बिकॉज़ आई थिंक मेरा नेट बीच में चला गया था। प्लीज बोला जल्दी, आवाज आ रही है बेटा? एनीवन एल्स प्लीज टेल यस इफ माय वॉइस इज कमिंग। ओके वेट बेटा आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर, आ रही है सर। सो क्लाउड्स होते हैं बेटा। अब इसमें होता क्या है कि मान लो ये एयर का पार्टिकल है, एयर के अंदर क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज है और आपको बार बार ये चीज रोज देखने को मिलती है जब भी बारिश होती है। तो होता क्या है कि एयर का पार्टिकल है, मान लो इस पे पॉजिटिव, इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पे है, होता ही है सेंटर पे। इलेक्ट्रॉन फॉरवर्डली मूव करते हैं, बोर मॉडल में बताया भी जाएगा, शायद प्रीवियस क्लासेस में हुआ भी है ये चीज, 7th 8th में मैंने पढ़ाया हुआ है अभी, तो मे भी आपने भी पढ़ा हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलेटरी मोशन, इसके जो भी जिस भी रेडियस के चारों तरफ घूम रहे हैं वहां पर ये घूमते रहते हैं चारों तरफ, और जो सेंटर पे होता है वो न्यूक्लियस होता है। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिवली चार्ज है, तो यहां पर क्या होता है, इससे एक अट्रैक्शन हो जाता है। जो ये पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड होते हैं उससे क्या होता है, अट्रैक्शन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो इससे अट्रैक्शन हो जाता है। मैं आपको एक डिफरेंट पेन से बना के दिखा देता हूँ। ये होता क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन होता है, ये सेंटर होता है। अब इसका क्या होता है, अट्रैक्शन हो जाता है इधर की तरफ, इसका अट्रैक्शन हो जाता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज का ऐसे इस पे रिपल्सन लगता है, इस पे अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन चूंकि मूव करने के लिए स्वतंत्र है और पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है तो इतनी जल्दी मूव करेगा नहीं, और आउटर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी मूव करेगा। मैंने ये भी बताया था क्योंकि एनर्जी इसके पास ज्यादा है और ये मूव करने के लिए इजी भी चला भी जाएगा, और नजदीक डिस्टेंस भी है, इसलिए इसको मूव करना ईजी है। तो ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट करने में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है मान लो निगेटिवली चार्ज होता है, और जो भी आपके पास एटम है वो क्या होता है, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आपको मैंने बताया 5 इलेक्ट्रॉन गए हो, 12 इलेक्ट्रॉन गए हो, 24 इलेक्ट्रॉन गए हो, आपको डिनोट एक इलेक्ट्रॉन से करना है, क्योंकि एटम हमेशा डिनोट आपको एक एटम में हमेशा पॉजिटिव से करना है, एक ही पॉजिटिव होगा और एक एटम होगा। ऐसा नहीं कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन गए तो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, और एक ही एटम से गए हैं 4 इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, आपने यहाँ पर जबरदस्ती 4 पॉजिटिव आयन लगा दिए, क्योंकि 4 पॉजिटिव आयन का मतलब हुआ कि 4 अलग अलग एटम से इलेक्ट्रॉन गए हैं, तब वो जाकर के 4 पॉजिटिव बने हैं। अगर एक से गया है तो एक पे आपको दिखाने की जरूरत है, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए बार बार मैंने आपको ये भी बताया हुआ है। तो होता क्या है कि यहाँ पर आयनाइज्ड फॉर्म हो जाती है, ठीक है बेटा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो होता क्या है कि प्लस चार्ज, यहाँ पर पॉइंट में लिख सकते हो, पॉइंट्स में इसको बना के इसको आप डिनोट कर लेना, लिख भी लेना, पॉइंट्स में आप लिख लो, प्लस चार्ज एंड नेगेटिव आर स्प्लिट इन इट, यहां पर स्प्लिट हो जाते हैं। और होता क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है एक तरफ कलेक्टेड हो जाता है, क्योंकि वो तो अट्रैक्टिव पार्टिकल है, तो नेगेटिव चार्ज ऐसे आपका डिनोट हो जाएगा, इधर 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 ऐसे ऐसे नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वो जाता है। एक रिवर्स हो रहा है क्योंकि एक पे रिपल्सन फोर्स लग रहा है, एक पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। रिपल्सन वाला दूर की तरफ भागता है, मतलब एटम दूर की तरफ भागेगा जो पॉजिटिवली चार्ज एटम है, और जो भी निगेटिव चार्ज है वो पास की तरफ आएगा। तो यहां पर क्या होता है, होता क्या है कि एक चैनल बन जाता है इन दोनों के बीच, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है चार्ज का या इलेक्ट्रिसिटी का बोल सकते हो, और इसके बीच में एक चैनल फॉर्म हो जाता है। आपने बहुत पहले से इस चीज को पढ़ा हुआ होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कलेक्टेड है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी इसी का एक एग्जांपल है कि एक नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की ओर एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, या फिर जो भी चार्ज का फ्लो होता है। आवेश आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा, Q इक्वल टू आई टी फॉर्मूला होता है, I इक्वल टू Q बाई टी होता है। तो चार्ज फ्लो की जो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपके सिलेबस में होगा तभी पढ़ना, और आएगा फिजिक्स वाले से पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में। तो जो चार्ज होता है, चार्ज फ्लो का जो रेट होता है टाइम के साथ, वही होता है करंट। तो चार्ज फ्लो ही करंट को डिनोट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मे बी सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो प्लाज्मा इज, बेटा मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस प्रीवियस क्लास में सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई है, आज मैं लिखाना चाहता हूँ, इसलिए आप लिख भी लो इस चीज को। प्लाज्मा इज ए मिक्सचर ऑफ, प्लाज्मा इज ए मिक्सचर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। So there will be very large amount of, बेटा लिख लेना हर चीज, कोई चीज छूटने ना पाए। There will be very large amount of positive and negative charge. There will be very large amount of positive and negative charge. So, and a channel formed between positive and negative. So, a channel formed between positive and negative. Please don't annotate on my screen. You are class 9 guy. Please. So through channel, यहाँ पे लिखना, so through channel, large amount of charge will फ्लो। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं, जो ये लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है और आपके घर में बिजली कड़कती है, ऊपर सामने बिजली कड़कती है, वो उसी को क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। LIGHTENING, लाइटनिंग, इसी को बोलते हैं लाइटनिंग। वो चार्ज जो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, या जो चार्ज में जो चैनल के थ्रू जो अमाउंट होता है चार्ज फ्लो का, उसी की वजह से क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज कुछ फ्लो होता है, उसी की वजह से क्या होता है, लाइटनिंग उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और ये एटम के अंदर होती है, ठीक है, ठीक है। एटम के अंदर क्या मतलब, बहुत सारे एटम्स कलेक्टेड होते हैं, बहुत सारे एटम्स के बाहर बहुत सारे उनके आयनाइज्ड पार्टिकल कलेक्टेड होते हैं, और आयनाइज्ड पार्टिकल में जो चार्ज का फ्लो होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं लाइटनिंग, क्योंकि वो लाइट क्रिएट करता है, ठीक है। एक चीज और लिख लो, lightning in cloud is called positively ionized प्लाज्मा। क्योंकि बेटा एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है जिस वक्त इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, और उसी की वजह से लाइट आती है। तो लाइटनिंग को हम क्या कहते हैं, क्लाउड के अंदर जो लाइटनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिवली आयनाइज्ड प्लाज्मा। और इसको एक चीज और कहते हैं, पार्शियली आयनाइज्ड। पॉजिटिवली तो उसके सेंटर पे होता है, और इसको एक चीज और बोलते हैं, पार्शियली आयोनाइज्ड
प्लाज्मा। बेटा जो घर में अपने जार आप कंटेन कर रहे हो, जिस जार में आपने एयर को आपने बहुत हीट किया था, उसमें भी पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा ही होता है, क्योंकि जो फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा होता है वो कहाँ पे होता है बेटा? वो होता है सन में या फिर स्टार्स में, या फिर मे बी जहां पर हमेशा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, मतलब ऐसे इतना टेम्परेचर हो गया है कि वहां पर रुक ही नहीं सकता है, वहां पर बहुत सारे एटम्स का ब्रेक हो गया है। और जरूरी ये भी नहीं है कि हर एटम का ब्रेक हो, मतलब एक तरीके का पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज का बैलेंस होना चाहिए। आगे मैं फुल्ली एनाइज्ड और पार्शियली एनाइज्ड के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन चार्ज वहां पर ज्यादा फ्लो होता है और वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको हम फुल्ली एनाइज्ड बोलते हैं, जो हमारा स्टार है या जो हमारा सन है। तो मे बी सबने लिखा होगा, प्लीज राइट कर लो इसको जो भी है एक बार। सबने लिख लिया? चैट बॉक्स यार चल नहीं रही है, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, वो भी नोट करना। इसके अंदर जो भी आयनाइज्ड प्लाज्मा है उसके अंदर, ठीक है, होता क्या है कि मान लो जो मैंने अभी बताया आपको वो चीज, वही चीज फिर से बोल रहा हूं। मान लो पॉजिटिव ये हैं एटम्स कुछ सारे, ठीक है, ये कुछ सारे एटम्स हैं, कुछ सारे नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे अगर नेगेटिव होंगे तो, ठीक है, और कुछ सारे पॉजिटिव हैं कंटेनर के अंदर। एक बार राइट करो फिर मैं बताता हूं पूरा एग्जांपल। number of positive and negative charge, number of positive charge and negative charge may not be same। ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूं, तीसरी बार बता रहा हूं, इसलिए आप उसको लिख भी लो। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मे नॉट बी सेम बिकॉज it's an important concept, that's why I'm telling you, because it may be happen that one atom will donate more than one electrons, one atom will donate more than one electrons, but charge will be balanced। देखो बेटा, यहां पर कहने का मतलब वही चीज है मेरी कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज से मान लो आपको किसी कंटेनर में, मान लो हमने दिखाया कि इसके पास 3, मान लो 4 एटम थे, ठीक है, 4 एटम थे मान लो। अब इसको हमने टेम्परेचर दिया और इसके 2 एटम 5-5 इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड हो गए, क्योंकि मान लो 2-2 इलेक्ट्रॉन में 2 एटम, इसके ये वाला एटम को मिल गया 2 इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी और इसके वाले को 2 इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी, क्योंकि बेटा एनर्जी में डिफरेंस होता है। मान लो जो पार्टिकल, मान लो आप हीट नीचे से दे रहे हो, हीट मान लो उसे नीचे से दे रहे हो, और मान लो नीचे वाला कोई पार्टिकल उसको मिल गई एनर्जी प्रॉपर और ऊपर वाले को नहीं मिल पाई, तो 2 को मान लो मिल गई है। अब 2 को मिल गई और 2 को बहुत ज्यादा मिल गई, तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे, 2 मतलब जो एटम्स हैं वो 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स में ब्रेक हो चुके हैं। बेटा आई एम जस्ट रिपीटिंग इट 3rd टाइम, सो प्लीज राइट इट डाउन एंड यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दैट। मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, फॉर द फर्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट वन, एंड फॉर द सेकंड वन इट आल्सो कन्वर्ट इन द 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के लिए भी ये 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब 2 एटम यहां पर फ्रीली वैसे ही ऑलरेडी, अच्छा अब 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट ही हो गए 2-2 में, तो एक पॉजिटिव का, तो ये एटम तो एज इट इज रहा ना, ये है एटम ही, लेकिन इसमें हमने क्या दिखाया है, पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपको समान दिख रहे हो कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही पॉजिटिव चार्ज होंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा मे बी हैपन कि 2-2 इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हुआ हो। अगर अभी एक इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हुआ होता
तब तो आप देखते कि पॉजिटिव पॉजिटिव 2 बनते और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 2 बनते, तो आप कह सकते थे कि हाँ ये बैलेंस्ड है। लेकिन मान लो 2-2 में हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज तो एक ही आ सकता है। मैंने 3 बार आपको बता दिया ये बात। तो पॉजिटिव चार्ज एक ही आ सकता है, तो मे बी वो डिफरेंट हो। लेकिन एक चीज बताऊं, जो पॉजिटिव चार्ज है ना, दिखा तो एक ही है। मान लो Na के अंदर से या Mg के अंदर से आपने मैग्नीशियम के अंदर से आपने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन मान लो आपने निकाल दिए। पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल निकल दिए। 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके बाद Mg प्लस आया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन और निकला, इसके बाद Mg प्लस प्लस आया, तो 2 साइन आ गया इसमें पॉजिटिव का। लेकिन अगर आप इसको प्रोटॉनिक बेस पे दिखाओगे, न्यूक्लियस बेस पे दिखाओगे, तो Mg के पास एक ही पॉजिटिव चार्ज ऐसे दिखेगा आप अगर Mg में दिखाओगे तो। लेकिन ओवरऑल अगर Mg को देखोगे तो प्लस चार्ज बैलेंस है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक चीज लिखाई हुई है, इसको ध्यान से समझो, बट द चार्ज विल बी बैलेंस्ड। जो Mg के अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं वो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, बस वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है और इस चीज पे स्टार करके रखनी है कि जो चार्ज होगा वो तो बैलेंस्ड होगा, लेकिन मे बी जो दिख रहा है वो डिफरेंट हो। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और यहाँ पर एक एक पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव अंदर 2-2 है। अगर सही सही देखोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन में टूटा है उतने पॉजिटिव अंदर होंगे, लेकिन वो डिनोट करने का तरीका नहीं है, इसलिए हम उसको डिनोट नहीं करते हैं। तो मे बी आप सभी के समझ में ये भी आया हो। आगे बढ़ते हैं। जो प्लाज्मा होता है बेटा, अभी मैंने आपको बताया था यहां पे, इसको मैंने बताया क्यों ये बता रहा हूं। यहां पर मैंने एक लाइन लिखाई है कि बट चार्ज विल बी बैलेंस्ड। इसका मतलब था चार्ज जितने पॉजिटिव होंगे अंदर उतना निगेटिव होगा। अगर कोई किसी से मैं ये चीज पूछूं कि भैया व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्लाज्मा, मैं किसी से क्वेश्चन करूं व्हाट इज चार्ज ऑन प्लाज्मा, तो मे भी कोई बोले कि सर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव ज्यादा जो होगा उसी को हम लिख देंगे। मान लो 4 पॉजिटिव होंगे और 3 निगेटिव होंगे, तो हम कह देंगे कि यहाँ पर 4 + 3, तो यहाँ पर 1 पॉजिटिव बचा, इसलिए 1 पॉजिटिव बचाएगा, चार्ज इसमें बन जाएगा। लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि चार्ज विल बी बैलेंस्ड। जब चार्ज बैलेंस्ड है तो जितने पॉजिटिव होंगे उतने निगेटिव होंगे। तो प्लाज्मा का अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द चार्ज ऑन प्लाज्मा, तो आप बोलोगे प्लाज्मा इज न्यूट्रल। प्लाज्मा क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है। बट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्लाज्मा न्यूट्रल है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस आर सेम, बट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज पॉजिटिव एंड negative charges are separated। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड हैं और एक चैनल बना रहे हैं, उसी के रीजन की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, ठीक है। और कंडक्टर भी हो सकता है या मीडियम भी बन सकता है। अब हम कुछ बात करेंगे अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा के अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं, हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद फिर मे बी आपका प्लाज्मा का पार्ट खत्म हो। प्लाज्मा मैंने काफी बताया हुआ है, तो आपने के 2 लेक्चर 3 लेक्चर में काफी प्लाज्मा डिस्कस हुआ। अगर आप चीजें समझोगे तो आई डोंट थिंक कि कोई चीज बच पाएगी। आई शोड यू एवरीथिंग इन द एयर, इन द बोर मॉडल एंड आल्सो व्हाट इज हैपनिंग विद क्लाउड्स एंड ऑल। तो प्लीज इस वीडियो लेक्चर्स को आप ध्यान से समझना और ध्यान से पढ़ना। अगर आपको नहीं समझ में आया क्लास में थोड़ा बहुत, तो बाकी डाउट क्लास में भी पूछ लेना, और लास्ट में क्लास में भी डाउट का समय दूंगा, उसमें भी पूछ लेना एक बार आप, ठीक है। तो टर्म हम कुछ बात करते हैं प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर कुछ टर्म होते हैं। तो पहला टर्म आप लिखो, प्लीज राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। देयर इज नथिंग इन मॉड्यूल फ्रॉम इन द प्लाज्मा, दैट्स आई एम राइटिंग डाउन एवरीथिंग है। तो प्लाज्मा डेंसिटी,
फॉर्मूला लिखो, प्लाज्मा डेंसिटी is equal to number of free electrons per unit volume। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में हम पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय वॉल्यूम कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम की वैल्यू 1 हो जाए तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही होगा प्लाज्मा डेंसिटी। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो यहां पर मान लो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर। मान लो अगर इसके अंदर वॉल्यूम 1 लीटर है तो इसके पास मान लो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3। तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द प्लाज्मा डेंसिटी, तो आप बताओगे कि 1 लीटर वॉल्यूम में आप अगर निकाले तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो देयर विल बी 3 डिवाइड बाई 1, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम आएगा। पर यूनिट 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक वॉल्यूम की बात करें इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम आएगा। इसी एक वॉल्यूम 1 लीटर के वॉल्यूम के अंदर अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये पर यूनिट वॉल्यूम में निकालेंगे अगर एक लीटर के लिए तो प्लाज्मा डेंसिटी आएगी 3/1। अगर इसी वॉल्यूम के अंदर या 1 लीटर या 2 लीटर वॉल्यूम के अंदर मान लेते 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते, 2 लीटर के वॉल्यूम के अंदर 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते, तो हम इसको बोलते हैं प्लाज्मा डेंसिटी इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम किया जाता। अगर यही 15 इलेक्ट्रॉन होते, अगर 15 इलेक्ट्रॉन होते और 3 वॉल्यूम होता 3 लीटर, तो इसको बोलते क्या, प्लाज्मा डेंसिटी इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो बात सेम ही आई यहाँ पर। चलो, तो मे बी आपको प्लाज्मा डेंसिटी के बारे में पता चला हो, और प्लाज्मा डेंसिटी हमने डिस्कस कर दी, इसके फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान से पढ़ना। प्लाज्मा डेंसिटी मैं आगे बात करता हूं, 1-2 पॉइंट और है, फिर माइक अनम्यूट करूंगा और आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। तो एक पॉइंट और है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन प्लाज्मा। अच्छा बेटा, व्हाट आर यू डूइंग यार? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब हुआ कि मान लो 5 या 6 इलेक्ट्रॉन थे, कुछ भी इलेक्ट्रॉन नंबर्स हैं, ठीक है। मान लो इतने आपके एटम्स ऐसे रहे जो न्यूट्रलाइज्ड रहे, या इसको बोल सकते हैं न्यूट्रलाइज, या जो नहीं टूटे, तो ये तो न्यूट्रलाइज्ड एटम हो गए। कुछ एटम टूटे हैं और उन्होंने क्या बनाया है, पॉजिटिव चार्ज बनाया है, 1 2 3 4। मान लो किसी एक एटम से 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकले हैं, बाकी सबसे 1-1 निकले हैं, तो टोटल हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। क्योंकि मैंने बोला कि 3 पॉजिटिव ने, एक पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, अगले पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, अगले पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, और अगले पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें 5। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो अंदर, ठीक है। तो आपको बोलना है, एक वर्ड होता है नंबर ऑफ एटम आयोनाइज्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने एटम आयोनाइज्ड हैं, तो क्या आप इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करोगे या प्रोटॉन को, या जो पॉजिटिव चार्ज है उनको कैलकुलेट करोगे? क्योंकि एक एटम आयनाइज्ड होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये तो कंफर्म है कि एक पॉजिटिव चार्ज आया है तो एक एटम ही आयनाइज्ड हुआ है। लेकिन मे बी 5 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आए हों, तो इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करके आप नहीं बता सकते हो कि इसके नंबर कितने हैं आयनाइज्ड। लेकिन अगर आप पॉजिटिव चार्ज को कैलकुलेट कर ले गए
तो आप आराम से बोल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ एटम आयोनाइज्ड हैं। तो अगर आप अंदर ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 टोटल 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 नंबर ऐसे थे, 4 ऐसे एटम्स थे जो आयनाइज्ड है। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं Ni से। ठीक है, तो आयनाइज्ड एटम ऐसे होंगे। उसके बाद अगर Nn हमने लिख दिया Nn, तो ये होता है पहले ऐसे लिख लो, डिनोटेशन बाद में कर देंगे। तो नंबर ऑफ एटम दैट आर नॉट आयनाइज्ड, नंबर ऑफ एटम दैट आर नॉट आयनाइज्ड, दैट आर नॉट आयनाइज्ड, इसको हम डिनोट करते हैं N से। इसमें कितने एटम ऐसे हैं जो आयनाइज नहीं है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो टोटल 6 नंबर ऑफ एटम्स ऐसे हैं जो अनआयनाइज्ड हैं। ठीक है, और 4 नंबर ऑफ एटम्स ऐसे हैं जो आयनाइज्ड हैं। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या कहता है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो होता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से, अल्फा से। ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है Ni डिवाइड बाई Ni प्लस Nn, नंबर ऑफ एटम दैट आर, अगर इसको आप सही से लिखना चाहो इंग्लिश में, मतलब आप इसको फॉर्मेट्स में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स आयोनाइज्ड डिवाइड बाई नंबर ऑफ एटम आयोनाइज्ड प्लस नंबर ऑफ एटम अनआयोनाइज्ड, अनआयोनाइज्ड या नॉट आयोनाइज्ड एटम्स। ठीक है, ओवरऑल ये इसकी फॉर्मूला हो गया। इसको बोलते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ओके, तो ये तो हो गया डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन प्लाज्मा। अगला टर्म बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अच्छा, मैं अनम्यूट कर देता हूं, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो, बिकॉज काफी देर से चल रही है क्लास। बोलो बेटा। डिग्री ऑफ एटम दैट आर नॉट आयोनाइज्ड के आगे क्या लिखा है? डिग्री ऑफ एटम दैट आर नॉट आयोनाइज्ड, उसको यन से डिनोट करते हैं, यन से। Sir, how the number of atom ionized become 4? Sir, it is N or NN? क्या बेटा? N बेटा, सब कुछ समझ में आया? सबको कोई दिक्कत तो नहीं रही है पीछे? No sir. नो सर। ओके, Number of atom ionized, how? जो आपने सर पूरे ब्लू कलर कर दिए हैं वो सर अनआयोनाइज्ड है सर। नहीं, अनआयोनाइज्ड कौन है? जो एटम है, जो सिंपल एटम रह गया बेटा। अगर कोई एटम सर है, उसकी डेंसिटी से, सर जैसे प्लाज्मा की जो डेंसिटी है वो सिर्फ लीटर्स में ही आती है बेटा। एक एक बताने दो। अब मैंने अनआयोनाइज्ड बताना है, तो अनआयोनाइज्ड का मतलब हुआ जो एज इट इज एटम रह गया। मान लो हमने 10 एटम अंदर थे, अब 10 एटम में 3 एटम ऐसे रह गए जो डॉटेड ऑलरेडी हैं अंदर। आप देख रहे हो ना कि 4 एटम तो आयनाइज्ड हो गए, जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी कभी ऐसे रहे होंगे। जो अगर अभी टोटल आप जोड़ो तो अभी आपको कितने डॉट अंदर दिख रहे हैं? 6। तो 6 डॉट अंदर ऑलरेडी हैं, तो आप इसको डिनोट कर लो 6, और इसको नहीं 6 डॉट ऑलरेडी हैं और 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो 4 पॉजिटिव चार्ज और है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम अंदर थे 10। तो 10 एटम में आपके 6 तो अनआयनाइज्ड रह गए, यानी कि उनको हमने एज इट इज डॉट की तरह से दिखाया हुआ है, लेकिन 4 एटम आयनाइज्ड हो गए। तो ये 4 एटम क्या हो गए? पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गए। इनको हमने क्या किया? पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन आप देखो तो यहां पर 5 दिखाया गया है। तो एक पॉजिटिव चार्ज तो इसलिए क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा इसलिए क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, तीसरा इसलिए क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन चौथे से 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। और ये चौथा कोई सा भी एक हो सकता है, ये कोई सा भी रैंडमली एक ले सकते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलना है, बाकी सबसे एक इलेक्ट्रॉन निकलना है। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5। सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने उसकी जो फॉर्मूला लिखा है उसमें लिख दिया है Ni/Ni प्लस We will know the number of atoms. ओके सॉरी Ni प्लस Nn, सॉरी बेटा। यस सर। सॉरी सर तो अपन कह सकते हैं सर के जो एटम आयनाइज्ड होंगे वो प्रोटॉन के इक्वल्स टू होंगे।
जिसमें प्लस चार्ज लगा होगा वही हो गया। देखो प्रोटॉन्स तो दो डिनोट हो जाएंगे, अगर आप सही सही समझोगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऊपर। अगर आप एटम लिख करके लिखोगे तो आयनाइज, ऐसे अगर डिनोटेशन से आप चेक कर रहे हो तो जितने पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहे हैं समझ जाओ कि उतने आयनाइजेशन हुए हैं। हाँ बेटा। सर तो सर हमें डिग्री फाइंड करनी है तो सर हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, जो फॉर्मूला आपने लिखा है उसके अंदर। हाँ बेटा करनी पड़ेगी। आपको दिया होगा कि देयर आर 10 एटम्स। अगर मान लो क्वेश्चन दे ही दूं मैं आपको, अभी मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन अगर मैं दे दूं, देयर आर 10 एटम्स इन अ एयर, ओके, एंड heat is given till 8000 degree centigrade. So 4 atoms are ionized. Find the degree of ionization. सही अगर बताऊं, अगर सही अगर कोई बहुत बड़ा अच्छा अगर कोई पढ़ने वाला है तो उसको तो अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे 4/10 कर देगा कि 10 टोटल थे और 4 जो हैं आयनाइज हो चुके हैं। क्या करेगा ऐसा या नहीं करेगा? भैया अगर इसको कैलकुलेट करना चाहो तो ऐसे जरूरी। वेट बेटा वेट, 4 एटम्स आयनाइज, तो आयनाइज्ड एटम कितने हो गए? आयनाइज्ड एटम हो गए 4। अब अनआयनाइज्ड एटम निकालने तो 10 - 4 तो ये हो जाएंगे 6। तो क्या जरूरत है अनआयनाइज्ड निकालने की? जब आपको डायरेक्ट पता है अल्फा निकालना है और आपको टोटल ही होता है अनआयनाइज्ड प्लस आयनाइज्ड की वैल्यू आपको ऑलरेडी 10 गिवन है, तो काहे लिए आप अनआयनाइज्ड निकालोगे? आप सीधे 4/10 कर दोगे ना सीधे। तो वरना सब्ट्रैक्ट करके ऐड करने की क्या जरूरत है? वही तो, सब्ट्रैक्ट करके ऐड करने की क्या जरूरत है कि आपको अनआयनाइज्ड निकालने की क्या जरूरत है? आप डायरेक्टली बोलोगे भैया टोटल तो 10 थे ना, उसमें तो 4 हुए हैं, तो इसलिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 4/10 हो गया। हाँ बोलो। 4/10 है Sir, ionized atoms can be said the protons. Beta, as much number of positive charge given you are seeing in the example, that much number of ionized atoms. और क्योंकि प्रोटॉन्स उसमें डिनोट होते हैं प्लस चार्ज से और एक ही प्रोटॉन डिनोट होता है। अगर आप एटम में देखोगे ना तो हमेशा एक ही प्रोटॉन आपको दिखेगा, एक प्लस चार्ज लिखा होगा। कहीं भी एटम के बीच में 4-5 प्लस चार्ज लिख के नहीं आते हैं, तो एक ही लिखा होगा। जब एक ही लिखा है तो जितने प्लस चार्ज लिखे गए हैं अलग अलग एटम में वही नंबर ऑफ आयनाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है सर? हाँ बेटा बोलो। इसको डिवाइड करके 0.4 लिख सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो बेटा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ एक पर्सन बोलेगा। अनुषा यादव विल टेल द फर्स्ट क्वेश्चन। सर आपने सभी बताया कि सन स्टार वो सब प्लाज्मा में आते हैं, तो हम अगर हमें प्लाज्मा का एग्जांपल लिखना है कि प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है तो हम बस ये लिख सकते हैं, फिर और कुछ भी लिख सकते हैं? बेटा प्लाज्मा सन स्टेशन होता है प्लाज्मा। बेटा प्लीज म्यूट माइक। बादल होता है, बादल का जो फॉर्मेट होता है वो इंद्रधनुष वाला जो बनता है, या फिर जो रेनबो बनती है, या फिर जो फॉर्मेट्स बनते हैं, क्लाउडिंग होती है ऊपर जब बारिश होती है तब भी बनता है, तो सब प्लाज्मा का ही फॉर्मेट एक है। तो बेटा आप उसको लिख सकते हो, एग्जांपल डिफरेंट है वो। मैंने तो कई एग्जांपल बता दिया। एक तो एक मैंने पिछली क्लास में आपको लास्ट में एक होटल गैलेक्सी करके कुछ बताना चाहा था, शायद बताया था आपको मैंने। सर बताया था सर हमने फ्लोरोसेंट लाइट होती है वो। हाँ तो फ्लोरोसेंट लाइट होती है ना, तो मैंने बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस होती हैं। जैसे मान लो हीलियम गैस है तो वो येलो कलर देगी, हाइड्रोजन होगी तो वो कोई और देगी, तो उसमें डिफरेंट गैस भरी होती हैं। तो वो क्या होता है, वो हमने रेनबो का एग्जांपल भी दिया था। हाँ आज तो मान लो कि आपकी ये आ गई है एलईडी लाइट आ गई है। पहले फ्लोरोसेंस ही यूज होती थी, आज के 10 साल पहले फ्लोरोसेंस ही ज्यादा यूज होती थी, क्योंकि उसमें ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था पहले। लेकिन आज जब से एलईडी आ गई तब से उसने उसको रिप्लेस कर दिया, इसमें ज्यादा यूज नहीं होती है। सर जैसे कि क्लाउड में लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग एक प्लाज्मा होती है। बेटा लाइटनिंग ही प्लाज्मा है, प्लाज्मा का ही तो पार्ट सर है। हाँ तो सर जो घर पे इलेक्ट्रिक के मतलब जब कभी शॉक वॉक जो मतलब स्विचेस में होते हैं, वो भी एक टाइप से प्लाज्मा बोल सकते हैं। बेटा उनका टेम्परेचर उतना नहीं होता ना, उसमें टेम्परेचर अगर टेम्परेचर होता अगर उतना तो फिर वो हो जाता। शॉकिंग हमेशा नहीं हो सकते। अबे तो आग को भी आप प्लाज्मा बोलने लग जाओगे, फिर बर्नर भी चल रहा है, शॉक हो जाता है। तार चिपक गई छाती से, जियो फाइबर की तार चेक करने आओ कितनी मजबूत है। ए हट जाइए प्रोटीन। बेटा प्लीज यार क्या कर रहे हो यार। Sir, anyone with other name has came into our class. Sir, he was scribbling Yes, also sir. in the. Let's just tell the name. Not our. Yes, sir.
Don't come in my class यार, please यार, I'm not like that यार, कि I'm just telling you and शिखर का बच्चा नहीं है यार, I'm just telling you everything or whatever I just know about that. प्लाज्मा आपके मॉड्यूल में भी नहीं था, फिर भी मैंने डिस्कस किया, सब चीज बताई कि आपको एटलीस्ट पता हो, आपसे कल कोई क्वेश्चन है, आप बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल अगर कोई एग्जाम दे रहे हो तब भी आपको पता रहे। अब आप खुद से ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर मैं कैसे कर सकता हूँ यार? अब चीजें आपको क्लियर करनी है तो फिर अरे आप पूछो, कुछ भी पूछना है पूछो, मैं बताऊंगा, लेकिन आप ये सब कर रहे हो यार। सर रेनबो इज पार्शियली आयोनाइज्ड प्लाज्मा और फुली आयोनाइज्ड? बेटा I'll discuss it. Partially ionized and fully ionized, it's a one remaining thing I have to discuss. I'll tell you. The plasma on earth either cloud. क्या बेटा? सब प्लाज्मा का एग्जांपल सर, क्लाउड को छोड़कर। बेटा जैसे आपका पूरा यूनिवर्स ही प्लाज्मा है, लाइटनिंग भी एक प्लाज्मा है, आपका यूनिवर्स ही प्लाज्मा है, 99.99% यूनिवर्स इज प्लाज्मा। हाँ मैंने ऑलरेडी वो भी बताया। उसके बाद मैंने बताया अगर आपको करना है एग्जांपल, अगर यूनिवर्स प्लाज्मा है देन यूनिवर्स का टेम्परेचर हाई होगा। बेटा यूनिवर्स का टेम्परेचर ऑलरेडी हाई होता है, आप अगर जाके देखो तारा इसीलिए चमकता है, 0.4% है, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है बेटा, तभी तो वो चमकता है। सूर्य का टेम्परेचर आपको पता है कितना होता है? उसके इतना टेम्परेचर होने के बाद इसीलिए तो वो हमेशा साइन till now no one can measure the temperature of sun. हाँ तो वही तो बता रहा हूँ कि बेटा कितना ज्यादा होता है, आज तक किसी ने मेजर ही नहीं कर पाया, तो बस एग्जैक्ट चीज तो आपको पता ही नहीं है। मैं सर आप एक बार सर प्लाज्मा क्या होता है ये आप एक बार और बता सकते हो? ओके I'll tell you बेटा, I'll tell you. तो जस्ट लिसन कि अगर यूनिवर्स है वहां पे टेम्परेचर 1 by 1 तार चिपक गई छाती से, तुम जियो फाइबर की तार चेक करने आओ कितनी मजबूत है। ए हट जाइए, प्रोटीन हक दूं। यार ये बहुत अजीब चीज हो रही है आपके पास में। सर एचएससी इज देयर। सर एचएससी दिव्यांशु का फेक नेम बना के आ गया है। सर कोई ऐसा ही कर रहा है मेरे की बात। सर नाम बदल के आ रहा है वो बच्चा। But this is very unfortunate in your class. If this is happening, so I will not be proceeding यार। Please यार, please don't do like that. अगर कोई बच्चे, क्योंकि किसी बच्चे ने ही फॉरवर्ड किया होगा, मुझे वो तो पता है, तो प्लीज डोंट डू लाइक दैट। हमारी क्लास का कोई नहीं है सर। फॉरवर्ड तो लिंक आपकी क्लास की किसी ने किया होगा, आप नए लिंक। सर शायद जो आया है वो कोई शिखर में ही नहीं पढ़ता सर, वो कोई अदर ही है। तो बेटा शिखर की आईडी कैसे मिलेगी उसको ना, आपको आपका लिंक कैसे मिलेगा उसको? सर किसी ने फॉरवर्ड किया होगा, वही तो बोल रहा हूँ ना कि किसी ने फॉरवर्ड किया होगा। सर लेकिन बायो की क्लास में भी आ गए थे। हाँ बेटा बोलो। सर ऐसा हो सकता है सर किसी के साइड से कंप्यूटर हैक हो सकता है। छोड़ो बात छोड़ो टॉपिक बात करते हैं, फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे जब फ्री रहेंगे। तो अभी बताओ और कोई क्वेश्चन है? सर प्लाज्मा क्या होता है सर, आप एक बार और बता सकते हो? ओके बेटा, जो आपका सॉलिड होता है, इसको आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हो तो क्या बन जाता है? प्लाज्मा। नहीं, एक लिक्विड। और ज्यादा टेम्परेचर देते हो तो क्या बन जाता है? गैस। अब गैस को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दो, क्योंकि ये ऑलरेडी ये ब्रेक आउट है, ऑलरेडी अपार्टेड है, तो इसलिए कम टेम्परेचर पे तो नहीं होगा। कम टेम्परेचर पे तो वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी डिस्टेंस पे हैं, तो इसमें इतनी जल्दी ब्रेकिंग नहीं होगी, इतनी जल्दी ये बॉन्डिंग कुछ नया फॉर्मेट नहीं बनाएगा। वरना तो इतने सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, इतनी एनर्जी इनके पास, इतने घूम रहे हैं ये, इनको गर्म करना आसान काम नहीं है। इसीलिए टेम्परेचर जो होता है 5000 तक देना पड़ता है, तब जाके ये आयनाइज्ड होती है, तो फॉर्म बनता है आयनाइज्ड फॉर्म का। वेट बेटा, तो आयनाइज्ड फॉर्म होता है, तो आयनाइज्ड गैस के फॉर्म को ही बोलते हैं प्लाज्मा। सर अगर हम प्लाज्मा को गर्म करें तो? बेटा प्लाज्मा को गर्म करेगा तो कुछ नहीं बनेगा। प्लाज्मा इज द फाइनल प्रोडक्ट। सर इतने टेम्परेचर पे तो जितना गर्म करोगे उतना वो ग्लो करेगा। हाँ ग्लो करेगा, बट कुछ नया नहीं बनाएगा मुझे लगता है। सर जो बल्ब होता है एलईडी सर, उसके अंदर जो गैस होती है वो भी प्लाज्मा के द्वारा सर ग्लो करती है। हाँ वो भी एक फॉर्मेट है, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में थोड़ा। मेरे को यार सर वो टंगस्टन वायर होता है उसमें। तो नहीं, टंगस्टन वायर तो जो आपकी नॉर्मल वाली होती है उसमें होता है। टंगस्टन वायर तो जो आपकी ये सर उसमें एक गैस भी होती है जो नॉन गैस बल्ब कौन सा होता है यार? जो येलो वाली आपकी होती है ना, जो आपकी येलो वाली बल्ब होती है ना, उसमें शायद होता है, उसमें टंगस्टन होता है। तो उसमें तो टेम्परेचर का कंडीशन होता है कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए उसमें टंगस्टन रखते हैं उसमें मेटल। सर नियॉन गैस बल्ब कौन सी होती है? क्या बोल रहे हो सर? नियॉन गैस बल्ब कौन सा है यार? नियॉन, मैंने कल नियॉन गैस का बताया था, कलर कौन सा देता है? नो सर। देखना पड़ेगा मेरे को। गैस पॉइजन होती है ना सर? ब्लू।
नियॉन गैस एक ब्लू तो neon gas- मरकरी होती है बेटा होती है ना क्या मरकरी पॉइजनस होती है, वो भी टाइम इज ओवर। बेटा टाइम इज ओवर बट आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, प्लीज वेट एंड जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। आई हैव टू मूव फॉरवर्ड बेटा, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। आई टेक बताया था कि पूरे यूनिवर्स का 99.99% पार्ट प्लाज्मा है। यस सर कई जगहों पे तो ये दिया है कि यूनिवर्स का लगभग 27% और 72 या 73% ऑफ मैटर जो है वो डार्क एनर्जी है। बेटा डार्क, व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज डार्क, वो भी तो एक फॉर्मेट हुआ ना यार। डार्क एनर्जी मींस एक तरीके का वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तभी तो एनर्जी होगी उस पे यार। तो व्हाट इज डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। एनर्जी बेटा एनर्जी मतलब कि अगर उसके पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, अगर मान लो सॉरी इट इज डार्क मैटर। डार्क मैटर, आई थिंक डार्क मैटर इज द लाइटनिंग पार्टिकल। ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो, तुम सकते न से तार चिपक गई छाती से, तुम जियो फाइबर की तार चेक करने आओ कितनी मजबूत है। ए हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा मुंह। बेटा यार ये क्लास आपकी नहीं चल पाएगी यार, बिकॉज सर जाने कौन है सर कोई बार-बार आ रहा है सर आप सर अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सर HSJ नाम से है सर। ओके जस्ट सर कुछ नाम ऐसा है HS। सर आप उससे रिमूव ओके I'm just stopping here, just please leave यार, पहले मेरा दिव्यांशु का just please leave यार, please सर just उसको stop रिमूव it। कर दो ना सर। बेटा आई कैन नॉट रिमूव बिकॉज वो बार-बार दूसरी आईडी से हटा है ना, तो वो लीव करके आता है बार-बार, ठीक है बेटा। आई कैन नॉट रिमूव। आपका अगला एक प्लीज आप एक चीज लिख लो ताकि आप मेरे को याद दिला दें। पार्टिसिपेंट को आने का मना कर दो ना। बेटा एक मिनट वेट करो, आपको जो भी बोल रहा हूँ वो कर लो पहले। आप 2-3 हेडिंग्स हैं वो लिख लो, वो आपको मेरे को नेक्स्ट क्लास में बता दें ताकि मैं वो डिस्कस करके ही आगे बढ़ूं। तो प्लीज आप इसको लिख लेना, आपने 2-3 बच्चे तो प्लीज लिख ही लेना इसको। एक होती है इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन, मे बी मेरे को याद ना रहे तो इसलिए प्लीज आप बता देना मेरे को। इलेक्ट्रॉन आयन अगली क्लास में पढ़ाओगे? हाँ अगली क्लास में स्टार्ट भी करूंगा 3 पॉइंट के साथ। तो 3-4 पॉइंट्स हैं, ये प्लाज्मा से रिलेटेड है इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्लाज्मा खत्म हो गया आपका, इसमें क्वेश्चंस करेंगे आज, क्वेश्चन में भेजूंगा भी आपको, तो वो क्वेश्चंस आप कर लेना। बाकी ये एक पॉइंट हो गया इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और एक है इलेक्ट्रॉन, शायद इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल, हाँ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है शायद, हाँ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और किसी बच्चे ने अभी फुल्ली आयनाइज्ड और पार्शली आयनाइज्ड के बारे में पूछा था, तो फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा और पार्शली आयनाइज्ड प्लाज्मा, ये आपका अगली क्लास में सर हो गया करेंगे। ठीक है बेटा, अभी लीव करते हैं फिर, तो अगली क्लास में डाउट भी सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सर, टेक केयर। चलो बाय। आप डाउट करेंगे? यस बेटा, यस बेटा। बाय सर, थैंक यू सर।